जरा इस बारे में सोचिए। अमेरिका की वो मशहूर एकदम धूल और पसीने से भरी केंटकी डर्बी की घुड़दौड़ और वॉल स्ट्रीट का वो चमकता हुआ शेयर बाजार, जहां रोजाना अरबों डॉलर दांव पर लगते हैं। इन दोनों में क्या समानता हो सकती है? ऊपर से देखने में तो ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया लगती हैं। बिल्कुल। मतलब आमतौर पर जब भी किसी रेस की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही सीधा सा गणित आता है। जो सबसे तेज दौड़ेगा, जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, वही सबसे बड़ा विजेता होगा, राइट? और उसे ही सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। हाँ, बचपन से हमें यही लॉजिक सिखाया जाता है, जो फर्स्ट आएगा उसे सबसे बड़ा प्राइज मिलेगा। लेकिन क्या हो अगर ये सीधा सा नियम असल दुनिया में काम ही ना करता हो? मतलब क्या हो अगर सबसे तेज दौड़ना सबसे बड़े इनाम की कोई गारंटी ही ना हो? आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन इसी अजीब से लगने वाले विरोधाभास को सुलझाना है। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्सपेक्टेशन ट्रैप यानी उम्मीदों का जाल क्या होता है और कैसे सिर्फ दूसरों की उम्मीदें ये तय कर देती हैं कि किसी की जीत कितनी विशाल होगी या कितनी मामूली। हाँ, और यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये पूरी प्रक्रिया महज किस्मत या किसी जुए पर निर्भर नहीं करती। जब हम इन आकलनों और डेटा को गहराई से देखते हैं ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वो क्या? वो ये कि ज्ञान और जानकारी का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल तब होता है जब कोई भीड़ की मानसिकता, मतलब क्राउड साइकोलॉजी को समझ लेता है। मैदान में दौड़ रहे किसी घोड़े की शारीरिक क्षमता या किसी बड़ी कंपनी के बैलेंस शीट पढ़ना ही काफी नहीं है। मतलब सिर्फ फैक्ट जानना ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली खेल इस बात का विश्लेषण करना है कि बाकी की पूरी दुनिया उस घोड़े या उस कंपनी के बारे में पहले से क्या सोचकर बैठी है। दूसरों की उम्मीदें आपके मुनाफे को सीधे तौर पर बदल सकती हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और खोलते हैं। इसके लिए हमें साल 2009 की केंटकी डर्बी रेस के मैदान में चलना होगा। जो लोग घुड़दौड़ की दुनिया से वाकिफ नहीं है, उन्हें मैं बता दूं कि केंटकी डर्बी कोई आम रेस नहीं है। अरे ये तो अमेरिका का एक बहुत बड़ा उत्सव है। 1875 से हर साल होता आ रहा है। बिल्कुल। और जो रिसर्च नोट्स हम देख रहे थे, उनमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि इस रेस में कंपटीशन का स्तर किस हद तक पागलपन से भरा होता है। मतलब यहाँ घोड़ों की ब्रीडिंग ऐसे नहीं हो जाती, बाकायदा महीनों तक रिसर्च की जाती है। एकदम स्टॉक मार्केट की तरह। हाँ, एक एक घोड़े के माता पिता, यहाँ तक कि उनके परदादा परदादी तक का पूरा जेनेटिक इतिहास खंगाला जाता है। इन घोड़ों को ट्रेनिंग देने वाले करोड़पति स्टार ट्रेनर होते हैं। एक युवा घोड़े की कीमत लाखों डॉलर तक जा सकती है। और जो लोग इन घोड़ों पर अपना पैसा लगाते हैं ना, वो कोई हवा में तीर नहीं चलाते हैं। वो बाकायदा डेटा का अध्ययन करते हैं। इन युवा घोड़ों के पिछले हर मैच का रिकॉर्ड, उनके दौड़ने का तरीका, सब कुछ परखा जाता है। हाँ, मतलब पूरा होमवर्क किया जाता है। बिल्कुल। ये प्रक्रिया वैसी ही है जैसे कोई बहुत समझदार इन्वेस्टर वॉल स्ट्रीट में शेयर्स खरीदने से पहले कंपनी की पुरानी रिपोर्ट्स छान मारता है। लोग अपना होमवर्क करते हैं और इसी डेटा के आधार पर रेस शुरू होने से पहले ही लोगों के दिमाग में एक उम्मीद तय हो जाती है। एकदम सही कहा। तो अब 2009 की उस रेस के दिन का नजारा दिमाग में लाते हैं। 19 बेहतरीन घोड़े ट्रैक पर खड़े हैं, लेकिन दांव लगाने वालों की उस दुनिया का एक अलिखित नियम है। आमतौर पर भीड़ की नजर सिर्फ टॉप के 3 या 4 घोड़ों पर ही होती है। हाँ, बाकी के घोड़े तो उनके लिए जैसे ट्रैक पर मौजूद ही नहीं होते। बिल्कुल, वो बस भीड़ बढ़ाने के लिए होते हैं। और इन्हीं नकारे गए घोड़ों में से एक था घोड़ा नंबर 8, जिसका नाम था माइंड दैट बर्ड। ये घोड़ा, मतलब अगर इसके इतिहास को देखें तो ये किसी एंगल से चैंपियन नहीं लगता था। आकार में भी वो बाकी घोड़ों से काफी छोटा था, है ना? हाँ, असामान्य रूप से छोटा था। इसे कई बार मामूली रकम में खरीदा और बेचा जा चुका था। जरा इस बात पर गौर कीजिए कि केंटकी डर्बी जैसी रेस तक पहुंचने के लिए इस घोड़े को 21 घंटे की लंबी सड़क यात्रा करनी पड़ी थी। क्योंकि इसके मालिकों के पास कोई शाही इंतजाम या प्राइवेट जेट तो था नहीं। वही तो और इसका जो ट्रेनर था उसका पैर टूटा हुआ था, फिर भी वो बैसाखी के सहारे अपने घोड़े को देखने आया था। ये पूरी तरह से एक अंडरडॉग, एक हारी हुई बाजी वाली कहानी थी। और यही वजह है कि कोई भी तार्किक इंसान जिसने उन घोड़ों के आंकड़ों का जरा सा भी अध्ययन किया हो, वो माइंड दैट बर्ड पर $1 भी लगाने की नहीं सोचता। इस घोड़े से बाजार की उम्मीदें बिल्कुल शून्य थी। किसी को कोई चमत्कार की भी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल नहीं। जब रेस शुरू हुई तो शुरुआत में बिल्कुल वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। गेट खुले और जो 2 सबसे पसंदीदा और महंगे घोड़े थे वो तूफान की तरह आगे निकल गए। हाँ, और हमारा घोड़ा नंबर 8
वो सबसे पीछे था, एकदम धूल फांक रहा था। रेस धीरे धीरे अपने अंत की तरफ बढ़ रही थी और पूरा स्टेडियम मान चुका था कि विजेता कौन है। लेकिन फिर कहानी में वो मोड़ आता है जिसने इतिहास रच दिया। और वो मोड़ वाकई बहुत रोमांचक था। रेस के आखिरी चरण में, जहां अक्सर घोड़े बुरी तरह थकने लगते हैं, माइंड दैट बर्ड के अंदर जैसे कोई बिजली दौड़ गई। उसने एक एक करके घोड़ों को पछाड़ना शुरू किया। वो सबसे आखिरी स्थान से अचानक तीसरे नंबर पर आ गया। और वो वहां भी नहीं रुका। नहीं, वो एक बेकाबू मालगाड़ी की तरह आगे बढ़ता रहा। उसने तीसरे घोड़े को पीछे छोड़ा, फिर दूसरे को, और फिर उस पहले घोड़े को भी पार कर गया जिसे सब चैंपियन मान रहे थे। उसने फिनिश लाइन को सबसे पहले पार किया। एक ऐसी अद्भुत जीत जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात उस घोड़े की रफ्तार नहीं है। सबसे दिलचस्प बात है वो रिटर्न, वो मुनाफा जो उन गिने चुने लोगों को मिला जिन्होंने उस पर दांव लगाया था। हाँ, पे आउट के आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले थे। डेटा दिखाता है कि जिस किसी ने भी माइंड दैट बर्ड पर महज $2 का दांव लगाया था, उसे बदले में $103.20 मिले। ये उस रेस के 100 साल से भी लंबे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा रिटर्न था। बाप रे! अगर इसे आम जिंदगी के किसी उदाहरण से समझें तो ये बिल्कुल उस क्लास के बैकबेंचर छात्र की तरह है जिससे किसी को पास होने तक की उम्मीद नहीं थी। हाँ, जिसके टीचर और घरवाले सब मान चुके हों कि ये तो फेल ही होगा। बिल्कुल। और जब रिजल्ट आता है तो वो न सिर्फ पास होता है बल्कि पूरे बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाता है। अब क्योंकि किसी को भी उससे इस प्रदर्शन की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी, तो उसकी जीत की जो शॉक वैल्यू थी वो बहुत ही धमाकेदार थी। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी दी आपने। शॉक वैल्यू ही वो चीज़ है जो इस भारी भरकम मुनाफे को जन्म देती है। लेकिन इस उम्मीदों के जाल को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। दूसरा पहलू मतलब? एक ऐसी रेस जहां कोई शॉक वैल्यू थी ही नहीं। चलिए साल 2015 की केंटकी डर्बी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2015 की रेस? हाँ, इस बार ट्रैक पर जो घोड़ा खड़ा था उसका नंबर 18 था और नाम था अमेरिकन फैरो। जब रेस शुरू हुई तो नंबर 10 और नंबर 8 के घोड़े आगे थे। दोनों में कड़ी टक्कर चल रही थी। हाँ, लेकिन आखिरी चरण में बिल्कुल माइंड दैट बर्ड की तरह ही अमेरिकन फैरो ने एक लंबी छलांग लगाई, दोनों को पीछे छोड़ा और शान से रेस जीत ली। अब देखिए, दोनों रेसों का अंत एक जैसा लग सकता है, लेकिन 2009 और 2015 की इन जीतों में एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क था जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। अमेरिकन फैरो की जीत किसी के लिए भी चौंकाने वाली नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही एक सुपरस्टार था। बिल्कुल, घुड़दौड़ की दुनिया में वो सबसे बेहतरीन घोड़ों में गिना जाता था। स्टेडियम में बैठे ज्यादातर लोगों को पूरी उम्मीद थी कि वही जीतेगा। उसने किसी को गलत साबित नहीं किया, बस उम्मीदों को पूरा किया। लेकिन यहाँ जो आंकड़ा ध्यान देने वाला है वो है उसका पे आउट। और सच कहूँ तो यही वो हिस्सा था जिसे पढ़कर मेरा दिमाग चकरा गया। 2015 की इस रेस में अमेरिकन फैरो के जीतने पर $2 के दांव पर केवल $7.08 का रिटर्न मिला। सिर्फ $7.08। एक मिनट, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा पीछे चलते हैं। मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा और अजीब सा विरोधाभास दिख रहा है। दोनों घोड़ों ने बिल्कुल एक जैसी रेस जीती ना? बिल्कुल। दोनों ने बराबर दूरी तय की, एक ही फिनिश लाइन पार की और चैंपियन बने। तो फिर एक जीत के लिए $103 और दूसरी के लिए सिर्फ $7.8 का इनाम क्यों? ये तो सरासर नाइंसाफी लगती है। जब मेहनत बराबर है तो इनाम में इतना अंतर कैसे? ये ऊपर से देखने में नाइंसाफी लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही ठोस गणित काम कर रहा है। और यही गणित हमें समझाता है कि आखिर कैसे ये सिस्टम काम करता है। देखिए, घुड़दौड़ में इनाम की रकम कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। तो फिर ये कैसे तय होती है? ये पैरी म्यूचुअल बेटिंग नामक एक सिस्टम पर काम करता है, जहां इनाम इस बात पर निर्भर करता है कि कुल कितने लोगों ने सही जवाब चुना है। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि जीतने वाले घोड़े पर कुल $1000 का इनाम रखा गया है। ठीक है, $1000 का पूल है। अब ये तय है कि ये $1000 उन सभी लोगों में बराबर बांटा जाएगा जिन्होंने उस विजेता पर दांव लगाया था। अब सोचिए, अगर 500 लोगों ने उस घोड़े के जीतने की उम्मीद की थी, तो वो $1000 उन 500 लोगों में बटेगा। मतलब हर व्यक्ति के हिस्से में सिर्फ $2 आएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन इसके उलट, अगर किसी घोड़े से पूरी दुनिया को कोई उम्मीद नहीं थी और पूरे स्टेडियम में से सिर्फ 10 लोगों ने उस पर दांव लगाया था, तो वही $1000 सिर्फ उन 10 लोगों में बटेगा। तब तो हर व्यक्ति को $100 मिल जाएंगे। यहाँ बहुत मायने रखती हैं। अमेरिकन फैरो से बहुत लोगों को उम्मीद थी,
इसलिए उसका इनाम बहुत सारे हाथों में बटा और छोटा हो गया। और माइंड दैट बर्ड के केस में किसी को उम्मीद नहीं थी, इसलिए इनाम चंद लोगों में बटा और एक विशाल मुनाफे में बदल गया। बिल्कुल। ये तो बहुत ही गहरी बात है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपकी जीत का आकार इस बात से तय नहीं हो रहा है कि आपने सही घोड़ा चुना या नहीं। आपकी जीत इस बात से तय हो रही है कि आपके अलावा और कितने लोगों ने वो घोड़ा चुना। एकदम सही पकड़ा आपने। अगर सबने वही चुना जो आपने चुना, तो आपकी जीत की कीमत कौड़ियों के भाव हो जाएगी। और ये जो रेस ट्रैक का गणित है ना, ये हमें सीधा उस विषय की ओर ले जाता है जो हम सबके जीवन को प्रभावित करता है, शेयर बाजार और निवेश की दुनिया। बिल्कुल सही जोड़ा। हम यहाँ रेस ट्रैक की इतनी लंबी चर्चा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वॉल स्ट्रीट का शेयर बाजार भी बिल्कुल इसी उम्मीदों के जाल पर काम करता है। जो नोट्स हम देख रहे थे, उनमें इसे समझाने के लिए 2 चॉकलेट कंपनियों का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो चॉकलेट वाला उदाहरण। चलिए उस पर बात करते हैं। मान लेते हैं कि शेयर बाजार में 2 कंपनियां हैं। एक है नई दिल्ली चॉकलेट्स लिमिटेड और दूसरी है मुंबई चॉकलेट्स लिमिटेड। और अगर हम इन दोनों के कागजात देखें तो ये दोनों जुड़वा भाई बहनों की तरह हैं। दोनों के आंकड़े एकदम समान हैं। दोनों का सालाना राजस्व 1000 करोड़ रुपए है। दोनों हर साल 1 करोड़ चॉकलेट बेचती हैं। और शेयर्स का क्या स्टेटस है? दोनों कंपनियों के कुल 10 करोड़ शेयर बाजार में हैं और दोनों ही कंपनियों के एक शेयर की मौजूदा कीमत 800 रुपए है। सब कुछ एकदम बराबर। व्यवसाय के नजरिए से कोई अंतर नहीं है। हाँ, कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये समानता सिर्फ तब तक है जब तक कि उम्मीदें तस्वीर में नहीं आती। अब होता यह है कि मुंबई चॉकलेट्स का जो सीईओ है, वो मीडिया के सामने आता है और एक बहुत बड़ी घोषणा करता है। वो क्या कहता है? वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि आने वाले 5 सालों में हम अपनी कंपनी की बिक्री और मुनाफे को सीधा 2 गुना कर देंगे। अब एक पल के लिए सोचिए कि बाजार के इन्वेस्टर इस खबर पर कैसे रिएक्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, बाजार में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। जब लोगों को लगेगा कि कंपनी तेजी से बढ़ने वाली है, तो वो तुरंत मुंबई चॉकलेट्स के शेयर खरीदना शुरू कर देंगे। वो सोचेंगे कि कल इसके दाम आसमान छुएंगे, तो आज ही लपक लो। एकदम सही। अर्थशास्त्र का बुनियादी नियम यही कहता है कि जब बहुत सारे लोग किसी चीज को खरीदना चाहते हैं, तो उसकी मांग बढ़ती है और कीमत ऊपर चली जाती है। तो लोगों की इन ऊंची उम्मीदों के कारण मुंबई चॉकलेट्स का शेयर 800 से बढ़कर तुरंत 1000 रुपए का हो जाता है। और दूसरी कंपनी का क्या? नई दिल्ली चॉकलेट्स के सीईओ ने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। हाँ, वहां बाजार में कोई नई उम्मीद नहीं जगी, इसलिए उस कंपनी की मांग स्थिर रही और उसके शेयर की कीमत 800 रुपए ही बनी रही। अब यहाँ से कहानी 5 साल आगे जाती है। 5 साल बाद का जो नतीजा है वो बहुत ही मजेदार है। दोनों कंपनियों ने असल में अपनी बिक्री दोगुनी कर ली है, मुंबई चॉकलेट्स ने भी और नई दिल्ली चॉकलेट्स ने भी। भले ही नई दिल्ली वाले सीईओ ने कोई वादा नहीं किया था। हाँ, उन्होंने चुपचाप अपना काम किया और बिक्री दोगुनी कर ली। दोनों का वास्तविक प्रदर्शन एकदम शानदार और एक जैसा रहा। और इसी प्रदर्शन के कारण 5 साल बाद बाजार दोनों कंपनियों को इनाम देता है और दोनों के शेयर की कीमत बढ़कर 1700 रुपए हो जाती है। अब इस गणित को एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखते हैं। एक व्यक्ति जिसने नई दिल्ली चॉकलेट्स के शेयर खरीदे थे, उसने एक शेयर 800 रुपए में खरीदा था। 5 साल बाद वो शेयर 1700 रुपए का है। उसे सीधा 900 रुपए का भारी मुनाफा हुआ। अच्छा मुनाफा है। लेकिन जिसने मुंबई चॉकलेट्स के शेयर खरीदे थे, उसके साथ क्या हुआ? उसने उच्च उम्मीदों के उस गर्म माहौल में वो शेयर 800 की बजाय 1000 रुपए में खरीदा था। आज वो शेयर भी 1700 रुपए का है, लेकिन उस इन्वेस्टर का मुनाफा सिर्फ 700 रुपए का हुआ। लेकिन एक मिनट, ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही। अगर मैं एक आम इन्वेस्टर की तरह सोचूं तो एक तार्किक सवाल उठता है। मुंबई के सीईओ ने जो वादा किया था वो पूरा किया। हाँ, कंपनी पूरी तरह सफल रही। उसने कोई धोखा नहीं दिया, कोई घोटाला नहीं किया। तो फिर एक पारदर्शी और सफल कंपनी पर दांव लगाने वाले इन्वेस्टर को कम मुनाफे की सजा क्यों मिलनी चाहिए? हम तो यही सुनते आए हैं कि अच्छी कंपनियों में पैसा लगाओ, फिर यहाँ घाटा क्यों? ये बाजार का सबसे कड़वा सच है और इसी सवाल का जवाब हमें एक्सपेक्टेशन ट्रैप के असली मतलब तक ले जाता है। बात ये नहीं है कि मुंबई चॉकलेट्स एक बुरी कंपनी थी। कैच ये है कि लोगों की उच्च उम्मीदों ने पहले ही शेयर की कीमत को बढ़ा दिया था। मतलब कीमत पहले ही 1000 हो चुकी थी। हाँ, इसे वित्तीय भाषा में प्राइस्ड टू परफेक्शन कहते हैं, यानी भविष्य की जो सफलता थी उसकी कीमत शेयर में पहले ही जुड़ चुकी थी। इसलिए
जब कंपनी ने असल में अच्छा प्रदर्शन किया तो इन्वेस्टर्स को उस सफलता का पूरा फायदा नहीं मिला। क्योंकि वो भविष्य की सफलता के लिए पहले ही एक बढ़ा हुआ प्रीमियम दे चुके थे। बिल्कुल, ये हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। जब किसी कंपनी से दुनिया की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं तो एक बेहतरीन कंपनी भी निवेश के लिए एक बुरा विकल्प बन सकती है, क्योंकि वहां मुनाफे की गुंजाइश ही नहीं बचती। ये तो वाकई एक ट्रैप है, और ये सिर्फ कोई किताबी सिद्धांत नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो असल जिंदगी में सिस्को कंपनी का जो उदाहरण है वो इस बात का सबसे बड़ा और डरावना प्रमाण है। सिस्को, साल 2000 का .com बबल। हाँ, उस समय दुनिया को लग रहा था कि इंटरनेट ही सब कुछ है, और सिस्को वो कंपनी थी जो इस इंटरनेट का बुनियादी ढांचा बना रही थी। सिस्को से बाजार की उम्मीदें इतनी आसमान छू रही थी कि इसके शेयर की कीमतें एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी। और यहाँ सबसे हैरानी की बात यह है कि सिस्को ने व्यापार में कोई खराब काम नहीं किया। वो कोई झूठी कंपनी नहीं थी। उस समय लोग सिस्को के शेयर इस कीमत पर खरीद रहे थे मानो कंपनी आने वाले 100 सालों तक उसी रफ्तार से बढ़ती रहेगी। मतलब भविष्य की सदियों की ग्रोथ का पैसा आज ही लगा दिया था। बिल्कुल। आज अगर हम आंकड़े देखें तो सिस्को का मौजूदा राजस्व साल 2000 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। कंपनी लगातार बढ़ती रही, लेकिन शेयर बाजार का खौफनाक सच देखिए। क्या हुआ शेयर का? साल 2000 में उस शेयर में इतनी उम्मीदें भरी हुई थीं कि आज कंपनी के 3 गुना बड़े होने के बावजूद सिस्को के शेयर ने कभी अपने साल 2000 के उस टॉप लेवल को पार ही नहीं किया। अरे बाप रे, मतलब एक कंपनी व्यापार में 3 गुना बड़ी हो गई लेकिन उसका शेयर 24 साल पुराने रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। हाँ, इन्वेस्टर्स ने उस उम्मीद की इतनी भारी कीमत चुकाई थी जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। इसका मतलब तो सीधा सा ये हुआ कि जब भी सब लोग किसी शेयर की तारीफ कर रहे हों और सब उसे खरीदना चाहते हों तो हमें तुरंत वहां से उल्टे पैर भाग जाना चाहिए। वैसे ये नियम इतना सीधा भी नहीं है। अच्छा, यहाँ भी कोई पेच है? हाँ, ये नियम हर जगह एक पत्थर की लकीर की तरह काम नहीं करता। ऐसा नहीं है कि उम्मीदें हमेशा ही आपको डुबाएंगी। अमेज़न का उदाहरण इस नियम का एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास है। हमें इस तस्वीर के दूसरे पहलू को भी समझना होगा। अमेज़न के केस में क्या हुआ था? सालों तक बाजार के बड़े बड़े दिग्गज कहते रहे कि अमेज़न ओवर वैल्यूड है। लोगों को लगता था कि एक ऑनलाइन किताबें बेचने वाली कंपनी से बाजार की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और ये एक एक्सपेक्टेशन ट्रैप है। लेकिन अमेज़न ने क्या किया? उसने उन उम्मीदों को न सिर्फ पूरा किया बल्कि कुछ ऐसा कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। उसने AWS जैसी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस बना दी, प्राइम शुरू कर दिया। उसने पूरा खेल ही बदल दिया। सटीक बात। अमेज़न ने सिर्फ वो नहीं किया जिसकी उम्मीद थी, बल्कि उसने नए उद्योग ही खड़े कर दिए। उसने वो सफलता हासिल की जो उस शेयर की कीमत में प्राइस्ड इन थी ही नहीं। तो मतलब उन चेतावनियों के बावजूद अमेज़न एक बेहतरीन निवेश साबित हुआ? बिल्कुल। लंबी अवधि में वो इतिहास के सबसे मुनाफे वाले निवेशों में से एक रहा। तो अब एक आम इंसान क्या करे? ये तो बहुत ही उलझन वाली स्थिति हो गई ना। एक तरफ सिस्को है जो सफल होने के बावजूद ऊंची उम्मीदों के बोझ तले आज तक जूझ रहा है, और दूसरी तरफ अमेज़न है जिसने इतनी ऊंची उम्मीदों को भी छोटा साबित कर दिया। हाँ, ये कंफ्यूजिंग लग सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस एक्सपेक्टेशन ट्रैप से बचने का कोई सीधा साधा गणितीय फॉर्मूला मौजूद ही नहीं है। और ये ही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निष्कर्ष है। निवेश करना या बाजार को समझना कोई विज्ञान नहीं है, ये एक कला है। इसका कोई तय फॉर्मूला नहीं है जो किसी किताब में मिल जाए या 20 मिनट का वीडियो देखकर आ जाए। तो फिर ये कैसे आता है? एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए अनुभव और गलतियों के साथ एक छठी इंद्री मतलब सिक्स्थ सेंस विकसित करनी पड़ती है। ये छठी इंद्री असल में क्या है? ये छठी इंद्री ये समझने की क्षमता है कि कब भीड़ सही दिशा में जा रही है, जैसे अमेज़न के मामले में जहां कंपनी की क्षमता बाजार की उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा थी, और कब भीड़ सिर्फ एक अंधी दौड़ में भाग रही है, जैसे सिस्को या उस घोड़े अमेरिकन फैरो के मामले में जहां मुनाफा पूरी तरह से कुड़ गया था। एकदम सही। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना या किसी घोड़े की नस्ल जानना नहीं है। इसका मतलब ये समझना है कि बाकी की दुनिया उस जानकारी पर कैसे रिएक्ट कर रही है। मतलब क्या वो रिएक्शन पहले से ही शेयर की कीमत में शामिल हो चुका है? हाँ, अगर वो पहले से कीमत में जुड़ चुका है तो वहां से हट जाने में ही भलाई है। क्या बात है। आज की इस चर्चा ने वाकई चीजों को देखने का नजरिया ही बदल दिया है।
अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो चाहे वो केंटकी डर्बी का धूल भरा मैदान हो या फिर वॉल स्ट्रीट का शेयर बाजार, हर जगह लॉजिक एक ही है। हाँ, सबसे पसंदीदा विकल्प के पीछे भागने से अक्सर सबसे छोटे इनामी हाथ लगते हैं, क्योंकि जहां उम्मीदें पहले से बहुत ऊंची होती हैं वहां मुनाफे की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। और वहीं पर आपकी वो छठी इंद्री काम आती है, ये खोजना कि क्या बाजार की उम्मीदें जमीनी हकीकत से मेल खाती हैं या फिर वे सिर्फ हवा में बने महल हैं। तो आज की इस लंबी और मजेदार चर्चा को खत्म करते हुए जो डेटा हमने आज खंगाला है उससे एक कदम आगे बढ़कर मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। वो क्या? श्रोताओं को जरा इस पर गहराई से गौर करना चाहिए। अगर दूसरों की बहुत ऊंची उम्मीदें हमारे मुनाफे या हमारी सफलता को कम कर देती हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि जीवन में, व्यापार में या हमारे करियर में भी असली सफलता केवल उन्हीं जगहों पर मिल सकती है जहां आज पूरी दुनिया विफलता की उम्मीद कर रही हो? बहुत गहरा सवाल है। क्या सबसे बड़े अवसर हमेशा निराशा के मलबे में ही दबे होते हैं? क्या हम सबको भी अपनी जिंदगी का वो माइंड दैट बर्ड खोजने की जरूरत है जिसे आज सब अनदेखा कर रहे हैं? इस बारे में फुर्सत में जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। जब भी कोई अगली बार किसी रेस या बाजार को देखे तो सिर्फ जीतने वाले को ना ढूंढे, बल्कि ये देखे कि दुनिया किसे बेवकूफ समझकर छोड़ रही है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प चर्चा के साथ।